हेलो एंड वेलकम टू इजी यूपीएससी। माय नेम इज़ अमितेश। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो हम डिस्कस कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, और उसी कड़ी में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अर्ली विलेजेस, दैट मीन्स वैदिक पीरियड के बारे में, और उसके बाद महाजनपदा पीरियड के बारे में। नाउ इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम बुद्धिज़्म से रिलेटेड एवरी कॉन्सेप्ट और एवरी फैक्ट जितने भी अवेलेबल हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हो और उन्हें मेमोराइज़ कर लेते हो, तो आई डोंट थिंक आपको एग्ज़ाम में कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो इससे बाहर जाएगा, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप सॉल्व ना कर पाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें और चीज़ों को मेमोराइज़ भी करें, फैक्ट्स को। तब आपको एग्ज़ाम में से काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बेसिक बुद्धिज़्म के बारे में और कैंसे की बुद्धा के बारे में। सो बुद्धा कौन थे बेसिकली? तो बुद्धा वाज बोर्न एट लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है आज के 563 बीसी में। इस टर्म को याद रखिएगा बिकॉज इससे क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी एसएससी में भी। नाउ एज सिद्धार्थ गौतम, उनकी माता का नाम क्वीन माया था और उनके पिता का नाम सुधोधन था। नाउ दे बिलोंग टू शाक्य गणा। नाउ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, गणा। हमने महाजनपदा पीरियड के बारे में जब डिस्कस किया था तो उसमें डिस्कस किया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द रीजन। एक तो था आपका किंगडम, जिसमें देयर वाज अ किंग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। और दूसरा था गणा। गणा मीन्स गणा वहाँ पे जनरल नॉर्मल लोगों को बोला जाता था। एंड गणा वॉज अ समिट और यू कैन से एक कमिटी थी जिसमें पूरे सोसाइटी के, पूरे उस पर्टिकुलर टेरिटरी के लोगों को बुलाया जाता था। लोग इकट्ठा होते थे। दे यूज टू डिस्कस ऑन थिंग्स, चाहे वो वॉर की बात हो, युद्ध लड़ना हो या फिर कोई और चीज़ हो, उसके बारे में डिस्कशन होता था। और एक कंसेंसस से, दैट मीन्स सबकी सम्मति से एक निर्णय लिया जाता था, वो था गणा। और आज का रिपब्लिक आप कह लें। तो जो बुद्धा थे वो शाक्य गणा से बिलोंग करते थे, जो एक क्षत्रिय क्लैन था। नाउ उनकी जो शादी हुई थी वो प्रिंसेस यशोधरा से हुई थी और उनके बेटे का नाम राहुल था। देखिए ये काफ़ी जनरल इन्फॉर्मेशन है, इससे क्वेश्चन तो बहुत कभी कभी हो सकता है पूछ लिया जाए। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि इनकी माता की मृत्यु काफ़ी यंगर एज में ही हो गई थी। तो इन्हें जो पाल पोस कर बड़ा किया उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। इन्हें याद रखिएगा क्योंकि इससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। महाप्रजापति गौतमी जो थी, इनकी स्टेप मदर भी थी और आंट भी थी, तो उन्होंने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। नाउ कुछ इनके साथ इनके जीवन में कुछ होता है। वो 29 साल की उम्र में अपने किंगडम से बाहर जाते हैं रथ पे। कुछ चीज़ें उन्हें देखते हैं जिससे उन्हें अब इस जीवन से कोई मतलब नहीं रह जाता है। उन्हें लगता है कि जीवन पूरा दुख से भरा हुआ है, इसलिए अपने राजपाट का त्याग करके वन में निकल जाते हैं। किस लिए? ऑब्वियसली ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, महासाल्वेशन के लिए। तो जो ये प्रोसेस था, दैट मीन्स अपने घर को छोड़कर बाहर निकलना, इसको एक टर्म दिया गया है महाभिनिष्क्रमणा। हम बात करेंगे अभी आगे कि जो बुद्धा थे उनके जीवन में 5 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। नाउ उनके जो पहले टीचर थे वो थे अलर कलमा। ये याद रखिएगा, अलर कलमा उनके पहले टीचर थे, फर्स्ट टीचर, क्योंकि इससे पीसेस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और उनके जो दूसरे टीचर थे उनका नाम था उद्रक रामपुत्र। इससे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोनों टर्म्स को याद रखिएगा। उद्रक रामपुत्र इनके दूसरे टीचर थे और पहले टीचर थे अलर कलमा। और 35 साल की उम्र में इन्हें बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटनमेंट, जिसे निर्वाणा बोलते हैं, सॉल्वेशन, अंडर द पीपल ट्री, एंड बिकेम बुद्धा द इनलाइटेंड वन। नो, ही गिव हिज फर्स्ट सरमन। जैसे कि अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब वो क्या किए कि वो जगह जगह घूमना स्टार्ट कर दी, लोगों को ज्ञान देना शुरू किए कि क्या उन्होंने सीखा, उन्हें इनलाइटनमेंट में क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उन्होंने अपना पहला जो ज्ञान था, अपना जो पहला शर्मन था, वो कहाँ पे दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था। वाराणसी में एक जगह पड़ती है सारनाथ, वहाँ पे 5 लोगों को सरमन दिया था। और इस इवेंट को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तनम।
सो इसे भी याद रखिएगा। नाउ बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाण, ये भी एक इवेंट है जब बुद्धा की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। वहाँ पे जो कुशीनगर का जिस बिल्डिंग में या फिर कह लें जिस मॉन्यूमेंट में इन्हें रखा गया, इनकी मूर्ति को रखा गया है, वहाँ एक लेटे अवस्था में है, समाधि के रूप में लेटे हुए हैं वो। तो इस इवेंट को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और ये 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी और जो डेट था वो था 483 BC, इसे भी याद रखिएगा। तो इनका जन्म और इनके मृत्यु, इनके टीचर्स का नाम, इनकी स्टेप मदर का नाम गौतमी, और इनके इवेंट्स का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मैं आपको ऐसा करता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ चीज़ों को जिसे आपको याद रखना है। ओके, तो पहला तो आपको ये याद रखना है 563 BC में इनकी जन्म हुई थी। फिर इनकी माता का नाम था प्रजापति गौतमी, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रजापति गौतमी। और इनके इवेंट्स जो हुए थे, एक तो था महाभिनिष्क्रमण और दूसरा था आपका निर्वाणा, इनलाइटनमेंट। तीसरा था आपका धर्म चक्र प्रवर्तनम और चौथा था महापरिनिर्वाण जो कुशीनगर में हुआ था। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि जो कुशीनगर जो जगह थी, एरिया था, वो मल्ल महाजनपद में पड़ता था। इसे याद रखिएगा क्योंकि इससे भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपी PCS में। चलिए अब हम बात करते हैं उनके कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी के बारे में। बुद्धा ने बेसिकली क्या बताया था, उन्हें क्या देख के दुख की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने क्या देख कर अपने किंगडम को छोड़ा था। तो बेसिकली बुद्धा का ये मानना था कि ये जो हमारा जीवन है ये दुख से भरा है ना, वो दुख से भरा होने का कोई कारण होगा। तो बुद्धा ने ये कहा था कि हमारे डिजायर्स, हमारी जो इच्छाएं होती हैं कुछ पाने की, वो हमें दुख देती हैं। जैसे कि मेरी इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की मजाक कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। अगर प्रधानमंत्री बनने की मेरी इच्छा है, मेरा गोल है, और अगर मैं नहीं बन पाता हूँ तो मुझे दुख की प्राप्ति होगी। और मुझे प्रधानमंत्री बनना क्यों है, तो मुझे प्रधानमंत्री बनना है बेसिकली पैसे कमाने के लिए, समझ लो आप। तो अब मान लो मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ और मुझे लगता है कि अरे यार अभी तो इसमें उतना पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ और बनना है, और पैसे चाहिए मुझे। अगर मैं पैसे का लालची हूँ, पैसे का भूखा हूँ, तो पहली बात अगर मुझे वो पद नहीं मिलता है तो मुझे दुख होगा। उसके बाद उस पद को मिलने के बाद भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तब भी दुख होगा। तो बुद्धा का यही मानना था कि आपके डिजायर्स आपको दुख देते हैं, और इवन आपके डिजायर अगर आप फुलफिल कर पाते हो फिर भी आपको और पाने की इच्छा होती है, आप उस चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होते हो, और इसलिए आपको और दुख मिलता है, और आप इस जीवन और मरण के साइकिल में उलझ के रह जाते हो, और जीवन पर्यंत जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक दुख झेलते हो, दुख भोगते हो। तो उन्होंने कुछ उपाय दिए थे जिसे बोलते हैं नोबल 8 पाथ और अष्टांगिका मार्ग, कि आप इन 8 पाथ पे, इन 8 रास्तों पे चल के आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो, या फिर सॉल्वेशन मिल सकता है, आप इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी, बेसिकली मोक्ष की प्राप्ति होगी। नाउ उन्होंने जो 4 मेजर नोबल ट्रुथ बताया था, जैसे मैंने आपको बताया दुख के बारे में, तो पहला था कि दुख, फिर था ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग, समुदय और कैसे डिज़ायर्स जो आपके होते हैं, ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग, निरोध, आप उस दुख से कैसे लड़ते हो, और ट्रूथ ऑफ पाथ टू सेसेशन ऑफ सफरिंग, मार्ग और निर्वाणा जो भी कह लें, कि कैसे आप उस दुख के मार्ग को छोड़ के अलग होते हो। ये है आपके 8 नोबल पाथ्स, इसे पढ़ लीजिएगा। इससे डायरेक्टली कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया 8 नोबल पाथ से, लेकिन हाँ इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा, जो 4 मेजर नोबल ट्रुथ थे। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है कि बुद्धा के 4 नोबल ट्रुथ क्या क्या थे, तो आप उन्हें याद रखिएगा। यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये रहे आपके 4 नोबल ट्रुथ, ठीक है। चलिए नाउ हम बात करते हैं बुद्धा की डिफरेंट सेक्ट के बारे में, डिफरेंट क्लासिफिकेशन के बारे में। नाउ अब आप ये चीज़ समझने की कोशिश करिएगा कि जब कोई गुरु होता है
वो अपने पर्सपेक्टिव से, अपने थिंकिंग से, अपने एनालिसिस से और डिफरेंट कंटेक्स्ट में बातें करता है। बुद्धा ने देखा जब वो रथ पे बाहर निकले अपने किंगडम से, तो एक मृत व्यक्ति के देह को देखा। तो इस चीज़ को देख के उन्होंने अपने जो ज्ञान की प्राप्ति की, वो उस कंटेक्स्ट में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन्हें, कि ये पूरा जीवन दुख से भरा है, अंततः आदमी को मर जाना है। तो ऐसा दुख के कारण उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्होंने वो लोगों को प्रदान किया। अब जब लोगों ने उसे ग्रैस्प किया, उसे अपनाया, तो उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को एनालाइज किया होगा। तो उस एनालिसिस के कारण आगे चल के जो बुद्धिज़्म था वो 4 भागों में डिवाइड हो गया बुद्धा के बाद। पहला था हिनायान बुद्धिज़्म, दूसरा महायान बुद्धिज़्म, तीसरा था आपका थेरावादा और चौथा था वज्रयान बुद्धिज़्म। अब हम बात करते हैं एक एक करके इनके बारे में, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। तो हिनायान बुद्धिज़्म सबसे पहले ये मानते हैं कि ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट इन द सेंस कि दिस इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, जिसमें ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा सिखाया जाता है। और ये बुद्धा के किसी रूप को नहीं मानते हैं, ये किसी आइडल को, किसी मूर्ति को, किसी इमेज को नहीं मानते हैं। ये बुद्धा को वैसे ही एक फूलों में, एनिमल में, नेचर में मानते हैं बेसिकली। और इनके जो 2 सबसेक्ट्स हैं, स्थाविरवादा और थेरावादा। थेरावादा के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसे याद कर लीजिएगा, स्थाविरवादा को और थेरावादा को, क्योंकि यूपीएससी में इससे एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, इसको याद करिएगा। बेसिकली जो हिनायान बुद्धिज़्म था वो पाली लैंग्वेज में था, पाली वहाँ का लोकल लैंग्वेज था। और इसके पैट्रोनाइज कौन थे, इसको पैट्रोनाइज किसने किया था, इसको बढ़ावा किसने दिया था। पैट्रोनाइज मतलब होता है कि किसने इन्हें फंडिंग की, जगह जगह इनका प्रचार प्रसार किया। तो वो थे आपका अशोका। अशोका ने हिनायान सेक्ट को फैलाया था जगह जगहों पे, श्रीलंका, म्यांमार, वर्मा, ये सब जगहों पे भेजा था उन्होंने। फिर आता आपका महायान बुद्धिज़्म। तो महायान बुद्धिज़्म बेसिकली बुद्धा के आइडल रूप को मानते हैं, मूर्ति को मानते हैं, और वो बुद्धा के अलावा बोधिसत्व को भी मानते हैं। अब ये बोधिसत्व क्या है? तो बोधिसत्व मतलब ये हुआ कि हर आदमी के अंदर एक बुद्धा छिपा हुआ है, हर आदमी के अंदर एक बुद्धा छिपा हुआ है, और वो आदमी कैसे अपने असली रूप को पाता है, तो उस प्रोसेस को ही और उस व्यक्ति को बोधिसत्व माना गया है। तो ये जो बोधिसत्व बेसिकली थे, वो हमारे बुद्धा के पिछले जीवन में जो बुद्धा आए हुए थे, जो जिन्होंने वो सॉल्वेशन, इनलाइटनमेंट मिली जिनको, उन्हें बोला गया बोधिसत्व। उन्हें अलग अलग रूपों में दर्शाया गया है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो महायान बुद्धिज़्म था वो इमेज वर्शिप और आइडल वर्शिप में बिलीव करता था, और उनका मीनिंग ये था कि जो बोधिसत्व है वो सीक्स कंप्लीट इनलाइटनमेंट ऑफ बेनिफिट फॉर ऑल बीइंग्स। मतलब वो इंडिविजुअल नहीं था। जैसे महायान सिखाता है कि आप इंडिविजुअली, एक सिंगल आदमी, वो 8 नोबल पाथ्स पे चल के सॉल्वेशन मिलेगा। और जो महायान बुद्धिज़्म बताता है, जो प्रीच करता है, ये कि जो बोधिसत्व होंगे वो सारे लोग को ज्ञान देके, पहले तो खुद एक बुद्धा बनेंगे, फिर उसके बाद सारे लोगों को ज्ञान देके सारे लोगों का कलेक्टिव इनलाइटनमेंट करेंगे, सारे लोग मोक्ष की प्राप्ति करेंगे एक साथ। नाउ इनका एक सबसेक्ट है, वो है वज्रयान। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इन्हें पढ़ना, मैं थोड़ा डीप में बता रहा हूँ आपको महायान और हिनायान के बारे में। वैसे बेसिकली अगर क्वेश्चन आएगा तो 3 चीज़ से क्वेश्चन आएगा। पहली बात कि एक हो गया ऑर्थोडॉक्स, और दूसरा लिबरल से, पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा हिनायान जो थे वो आइडल और इमेज वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, महायान करते थे, दूसरा टॉपिक ये हो गया। और तीसरा अगर पूछेगा तो ये तीसरा इनके सबसेक्ट के बारे में पूछ सकता है, और चौथा आपके पाली लैंग्वेज। ये वैसे तो इससे यूजुअली क्वेश्चन बहुत नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी पूछ सकता है कि पाली लैंग्वेज किसका था और संस्कृत किसका था। जो महायान था वो बेसिकली संस्कृत से जुड़ा हुआ था। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो हिनायान बुद्धिज़्म के जो पैट्रोनेज थे वो कौन थे? वो अशोका थे। और महायान के कौन थे? कनिष्का, कुशाना डायनेस्टी। जब हमने ओल्ड एनसीईआरटी डिस्कस करी थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कनिष्का जब इंडिया आते हैं तो इंडिया में वो महायान बुद्धिज़्म के लिए अपने एम्बेसडर्स को भेजते हैं चाइना में, साउथ कोरिया में, जापान में, ताकि महायान बुद्धिज़्म का प्रमोशन हो सके। और उनके टाइम पे आपको याद होगा कि गंधारा आर्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म और मथुरा आर्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म इमर्ज हुआ था, फ्लरिश हुआ था, जिसमें बुद्धा की मूर्तियाँ बनाने का प्रोसेस था। नाउ हम बात करते हैं थेरावादा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है,
लेकिन हाँ, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि थेरावादा किसका सेक्ट है, किसका सब सेक्ट है। तो थेरावादा एक बुद्धिस्ट, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये हिनायान सेक्ट है, हिनायान सेक्ट का ही पार्ट है। और बेसिकली वो पाली लैंग्वेज को भी बिलीव करते थे, पाली लैंग्वेज को सेक्रेड मानते थे। और जो इनका एक इम्पॉर्टेंट बुक था विशुद्धमग्गा, पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन, ये रिटन बाय बुद्ध घोष, ये श्रीलंका में लिखा था उन्होंने 5th सेंचुरी में, इसे याद रखिएगा। और उसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा आप इसमें ये कि इनका जो अल्टीमेट गोल था वो सेसेशन ऑफ क्लेश, मतलब क्लेश मतलब आपके दुख, जो ईर्ष्या है उसको दूर करना, और अटेन निर्वाणा, निर्वाण को प्राप्त करना। और कैसे, सेम जो 8 फोल्ड पाथ की बात की थी बुद्धा ने, क्योंकि ये हिनायान का पार्ट था तो ये ओरिजिनल बुद्धा प्रीचिंग को ही लोगों को देते थे। ना हम बात करते हैं वज्रयान बुद्धिज़्म को, तो इसे तांत्रिक बुद्धिज़्म भी कहा जाता है क्योंकि इसमें तंत्र मंत्र और यंत्र पे ध्यान दिया गया है कि आप तंत्र मंत्र और यंत्र को प्रैक्टिस करके, अब तंत्र मंत्र यंत्र क्या है, तो तंत्र मतलब एक जो क्या कहते हैं, आप तांत्रिक विद्या के बारे में जानते होंगे, एनर्जी का एक रूप होता है। अभी ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, आपको समझ में नहीं आएगा, बट हाँ आप इसे याद रख लीजिए कि मंत्र का उच्चारण करके, तंत्र मतलब एनर्जी के, जैसे आपकी जो शरीर की एनर्जी होती है, कुंडलिनी एनर्जी बोल लो, उसका यूज करके, और यंत्र मतलब किसी एक मेथड के थ्रू आप कैसे सॉल्वेशन को प्राप्त करते हो उसके बारे में बात करते हैं। और ये बेसिकली महायान बुद्धिज़्म का एक पार्ट था। और बेसिकली इसका इमर्जेंस कैसे हुआ था इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जब आगे चल के बुद्धिज़्म और फ्लरिश हुआ और फैला तो इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ हिंदुज़्म के साथ भी। और इसमें जब हिंदुज़्म के कुछ पार्ट्स मिल गए जब बुद्धिज़्म के साथ, तो यहाँ पे बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म का मिल के जो पार्ट बना वो था आपका वज्रयान बुद्धिज़्म। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है हल्का सा, बट इसे आप डायरेक्टली याद कर लेना क्योंकि एनालिसिस तो कभी पूछेंगे नहीं, अगर पूछेंगे भी तो मेंस में भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो ऐसे नहीं पूछेंगे कि क्लासिफिकेशन बताओ, वो किसी 2 पार्ट को कंपैरिजन करके पूछेंगे कि क्या बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में क्या कॉमन है। उस टाइम के हिंदुज़्म के जो प्रीचिंग्स थे, हिंदुज़्म के जो तथ्य थे, जो चीज़ें थी, वो बुद्धिज़्म के चीज़ों से अलग कैसे थी, इन सब चीज़ों के बारे में एनालिसिस पूछेंगे वो। तो उसके बारे में आप मेंस के पेपर में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म को, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बोधिसत्व के बारे में। तो बोधिसत्व, जैसे मैंने आपको बताया कि बोधिसत्व कौन थे, बोधिसत्व थे आपके बुद्धा के पहले के पिछले जन्मों के जो व्यक्ति जो अपने अंदर की चीज़ों को, अपने अंदर की शक्तियों को देख के, अपने अंदर की चीज़ों को एनालाइज करके जो निर्वाण की प्राप्ति करते थे, इनलाइटनमेंट मिलता था जिन्हें, उन्हें बोधिसत्व कहा गया है। यहाँ 8 बोधिसत्व के बारे में दिया गया है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। जैसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैत्रेय, जिसे फ्यूचर बुद्धा बोला गया है, ये बुद्धा आगे आएंगे, आने वाले टाइम में आएंगे हमारे पास दोबारा। तो इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस हम लोगों ने कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं लिटरेचर के बारे में, बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर ही क्या हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है 2 भाग में डिवाइडेड है। पहला है आपका पाली टेक्स्ट और दूसरा अनुपाली टेक्स्ट। पाली टेक्स्ट मीन्स व्हाट? तो पाली टेक्स्ट मीन्स द बुक्स विच आर रिटन इन पाली लैंग्वेज ऑब्वियसली। तो इसमें 3 बुक्स आती हैं इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। त्रिपिटक में क्या क्या आता है? पहला आपका विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक क्या कहता है? विनय पिटक क्या होता है कि जब बुद्धिज़्म आगे प्रमोट हुआ और लोग इसको अडॉप्ट करने लगे, तो हुआ क्या कि लोग क्या करते थे, गुफाओं में अपना पूजा स्थल बना लिया जहाँ वर्शिप करते थे। कहीं कहीं जहाँ स्तूपा बने हैं उसके बगल में ईंटों के घर बना लिए, छोटे से हॉल बना लिए जहाँ वो सभी लोग बैठ के पूजा करते थे। तो अब जब सभी लोग बैठ के पूजा करेंगे एक साथ, उसे बेसिकली नाम दिया गया संघ का। संघ बोलते हैं, जो बुद्धिस्ट संघ लगाते थे जहाँ सभी लोग आके डिस्कस करते थे बुद्धा से डिफरेंट चीज़ों के बारे में। तो वहाँ पे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, दैट मीन्स वहाँ कुछ रूल रेगुलेशन होना चाहिए, तभी तो चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। लोग आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, कौन कैसे रहेगा, उनका क्या कर्तव्य होगा, उन्हें कौन सा काम करना है, कैसे पूजा करना है, कैसे सुबह उठना है, कैसे शाम को क्या करना है, कैसे सोना है, क्या खाना है, इन सब चीज़ों के बारे में जो रूल एंड रेगुलेशन लिखा गया है
वो आपका विनय पिटक में लिखा गया है। नाउ सुत्त पिटक, उसके पहले हम बात करते हैं ये जो विनय पिटक और सुत्त पिटक है ये दोनों लिखे गए हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। अभी हम काउंसिल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सुत्त पिटक के बारे में। तो जो सुत्त पिटक है सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बुद्धा की ओरिजिनल प्रीचिंग्स लिखी गई हैं। ध्यान दीजिएगा, सुत्त पिटक। और इसमें कुछ एक दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हुआ अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय वही निकाय है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में दिया गया। हमने डिस्कस किया था ओल्ड एनसीईआरटी के वीडियो में। 16 महाजनपद थे 600 बीसी से 300 बीसी के बीच में 16 महाजनपद थे इंडिया में उस टाइम पे। फिर एक खुडक्कर निकाय है। खुडक्कर निकाय बीसी का पार्ट है जिसमें जातक स्टोरीज दी हुई हैं। जातक क्या है? जातक टेल्स, जो बुद्धा के पिछले जन्म और आने वाले जन्मों के बारे में कहानियाँ लिखी जाती हैं। जातक टेल्स जिसे बोलते हैं। टोटल 549 कहानियाँ हैं जिनमें बुद्धा के अलग अलग रूपों को दर्शाया गया है। किसी में फूल का रूप है, किसी में हाथी का रूप है उनका। तो इस तरह से जातक टेल्स है। और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक बेसिकली काफ़ी लेटर ऑन लिखा गया है और ये बेसिकली थेरावादा जो हमने सेक्ट के बारे में डिस्कस किया उससे एसोसिएटेड है। तो इसमें बुद्धा की ओरिजिनल प्रीचिंग्स तो नहीं है अभिधम्म पिटक में। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बुद्धा की स्कॉलर्स थे, बाद के जो मॉन्क्स बने, बाद के जो उसके साधु संत बने बुद्धिज़्म के, उन्होंने जो डिस्कशन किया है वो अभिधम्म पिटक में लिखा हुआ है। तो हमने डिस्कस कर लिया तीनों पिटक के बारे में, वो क्या है और उनके पार्ट क्या क्या हैं। अब हम डिस्कस करते हैं और पाली टेक्स्ट के बारे में। एक है अब दीपवंशा और महावंशा। बेसिकली ये श्रीलंका के बारे में लिखा गया है, बट ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। एक हो गया मिलिंद पान्हो। हमने डिस्कस किया था कि जब शुरुआत में पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पोस्ट गुप्ता पीरियड में जब बाहर से लोग आते हैं, सकास आते हैं, कुशानास आते हैं, इंडो ग्रीक्स आते हैं। तो जब इंडो ग्रीक्स आते हैं तो उसी टाइम पे एक राजा आया रहता है मिलिंद, जिसे मिनेंदर भी बोलते हैं। तो ये जो मिलिंद पान्हो है ना, ये नागसेना एक स्कॉलर थे उस टाइम के। इन्होंने मिलिंद के अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। मिलिंद कई चीज़ों के बारे में जानना चाहता था तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड, तो उसमें नागसेना ने इनके चीज़ों के आंसर दिए, इनके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। वही बुक कंपाइल की गई है मिलिंद पान्हो में, या मिलिंद पान्हो आप जो भी बोल लो। तो ये इंपॉर्टेंट है मिलिंद पान्हो और त्रिपिटक, इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अनुपाली टेक्स्ट के बारे में। तो अनुपाली टेक्स्ट क्या है? अनुपाली टेक्स्ट मतलब जो किताबें संस्कृत या अलग भाषाओं में लिखी गई हैं। तो इसमें आता है आपका बुद्ध चरित्र, अश्वघोष ने लिखा है, इसे याद रखिएगा, बुद्ध चरित्र बाई अश्वघोष। दूसरा है, अभी हमने डिस्कस किया, विशुद्धमग्ग, जो थेरावादा में थे, विशुद्धमग्ग को बुद्ध घोष ने लिखा है। और ये दिव्य वदन हो गया और ललित सार हो गया। सो दिव्य वदन और ललित सार एसोसिएटेड हैं अशोका और पोस्ट अशोकन किंग जो आए थे, और पशुमित्र शुंग शुंगा डायनेस्टी मॉडर्न पीरियड के बाद आती है। शुंगा डायनेस्टी के जो राजा थे पुष्यमित्र शुंग थे, और उनके राज्य में जो एक उनके सबसे बड़े प्रीस्ट थे वो थे पतंजलि। ध्यान दीजिएगा इसे, पतंजलि जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं पशुमित्र को। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर पूरा, जिसमें आता है पाली टेक्स्ट, अनुपाली टेक्स्ट। पाली टेक्स्ट में त्रिपिटका, दीपवंशा, महावंशा, मिलिंद पान्हो। और अनुपाली टेक्स्ट में आपका है दिव्य वदन, ललित सार, विशुद्धमग्ग और बुद्ध चरित्र। नाउ हम बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। और जो हमने अभी शुरुआत में बात की थी, जो 5 इवेंट हुए थे बुद्धा के जीवन काल में, तो सबसे पहले इवेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और इसको एक सिंबल दिया गया, उस सिंबल और उस इवेंट को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। मिलान करने को पूछ लिया जाएगा कि मैच द फॉलोइंग्स में कौन कौन से क्या क्या हैं। तो जो कमल का फूल है उससे दिखाया गया है बुद्ध के जन्म को, जिसे जन्म इवेंट बोला जाता है। फिर होता है ग्रेट डिपार्चर। अभी हमने पढ़ा था ग्रेट डिपार्चर, जिसे घोड़े का रूप दिया गया है, उसे हम क्या कहते हैं आप बताओ। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा क्या कहते हैं। तीसरा हो गया एनलाइटनमेंट, जो उनको निर्वाण मिला था बोध ट्री के नीचे, तो ये पीपल का वृक्ष आपका उसका सिंबल है। फिर आता है उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था बताइए आप। सारनाथ में दिया था। इसे क्या बोलते हैं, इसे भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मेंशन कर देना आप। फिर जो 5वां है वो है आपका जहाँ उन्होंने अपनी समाधि को प्राप्त किया था,
महापरिनिर्वाण इसे बोलते हैं, यहाँ तो मेंशन कर दिया गया है। तो ये 5 स्पेशल इवेंट हुए हैं और इन्हें 5 सिंबल से दर्शाया गया है। इसे आप याद रखिएगा लाइन बाय लाइन। फिर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में इससे। इसे भी आप याद रखिएगा कि कब, कौन सा काउंसिल कब और कहाँ हुआ था और उसको किस राजा ने कॉन्डक्ट कराया था और कौन उसका चेयरमैन था और किसने उसको प्रिसाइड किया था, मतलब कौन उस काउंसिल को हेड किया था। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था वो 500 BC में राजगृह में हुआ था। जिसने इसे कॉन्डक्ट कराया था उसे अजातशत्रु थे और इसे प्रिसाइड किसने किया था, तो महाकश्यपा ने इसे प्रिसाइड किया था। और इसी काउंसिल में विनय पिटक और सुत्त पिटक दोनों लिखे गए थे। फिर दूसरा काउंसिल कहाँ होता है, ये 383 BC में होता है, वैशाली में। कालाशोक ने इसे कराया था। फिर आता है आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC, पाटलिपुत्र में अशोका ने कराया था। फिर आता है आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 100 AD कश्मीर में कराया था कनिष्क ने, और इसमें आपका लिखा गया था आई थिंक अभिधम्म पिटक। और ये आपका जो महायान का जो इमरजेंस होता है, महायान बुद्धिज़्म का जो इमरजेंस हुआ है वो इसी काउंसिल में हुआ है। और इसी काउंसिल में कनिष्का ने अलग अलग जगहों पे अपने दूतों को भेजा था बुद्धिज़्म के प्रसार के लिए। ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इन दोनों को आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इनसे अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी भी चीज़ में कहीं भी एक क्वेश्चन पूछा गया। तो आप इन चारों को याद रखिएगा, पहले बुद्धिस्ट काउंसिल से लेके चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में। इसमें आपको डेट भी याद रखना है, किस जगह पे हुआ था इसे भी याद रखना है। पहला हुआ था आपका राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्रा में और चौथा हुआ था कश्मीर में। किसने कराया था, तो पहला कराया था अजातशत्रु ने, प्रिसाइड कौन किया था, महाकश्यपा ने। दूसरा कराया था कालाशोक ने और तीसरा कराया था अशोका ने और चौथा किसने कराया था, कनिष्का ने। और इसे किसने प्रिसाइड किया था, वसुमित्र और अश्वघोष ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेके आप इसे रख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपका हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, गारंटीड है। तो ये रहा टोटल बुद्धिज़्म के बारे में जो हमने डिस्कस किया। इसमें हमने हर एक चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। बुद्धिज़्म कौन थे, बुद्धा ने क्या प्रीचिंग्स दी हैं, उनकी क्या उपदेश थे, बुद्धा के लिटरेचर कौन कौन से थे, बुद्धिज़्म के कौन कौन से पार्ट हैं, उनके क्या क्या प्रीचिंग्स हैं, उनकी कौन सी भाषाएं हैं, फिर बुद्धा के लिटरेचर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। और इस तरह से फिर हमने देखा कि बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, किस जगह पे हुई थी, किस टाइम पीरियड में हुई थी, किसने कराई थी, कौन प्रिसाइड किया था। फिर हमने ग्रेट इवेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया जो बुद्धा के अपने लाइफ टाइम में हुआ था, जैसे कि जन्मा, महाभिनिष्क्रमणा, फिर हुआ था आपका इनलाइटनमेंट, फिर धर्मचक्र प्रवर्तन, फिर महापरिनिर्वाण। ये 5 इवेंट हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें हुई हमारे बुद्धिज़्म के बारे में। और आई डोंट थिंक सो, नहीं, वन मोर थिंग, आप इसे याद कर लीजिएगा और बोधिसत्व के बारे में और किसे क्या माना गया है। पूरी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि क्या बोलते हैं, अवलोकितेश्वरा को बोला जाता है इंद्र के लाइक इंद्रा, ही होल्ड्स ए थंडरबोल्ट, जिसे दुश्मनों का, बुराई का दुश्मन माना गया अवलोकितेश्वर को। फिर आपका आता है मैत्रेय, जैसे मैंने बताया था कि इसे फ्यूचर बुद्धा बोला गया है, जो आने वाले बुद्धा हैं उनके बारे में। फिर आप गया क्षितिज गृह, जिसे बोलते हैं कि ये जो गार्डियन ऑफ पुर्गेटरी बोलते हैं, जो जगह जगह चीज़ों की रक्षा करते हैं। तो इन सब चीज़ों की मीनिंग को आप याद कर लीजिएगा, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, लेकिन इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर एग्ज़ाम में बुद्धिज़्म से कम 2 या 3 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, गारंटीड है। तो इस पूरे जितने भी टाइम का ये लेक्चर हुआ है उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, चीज़ों को याद करिएगा। और अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, जितना लाइक कर सकें, और कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर काफ़ी मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ ट्राई टू सपोर्ट मी एंड मोटिवेट मी। So that's it for this video. Thank you so much for listening me. Have a good and good day. Thank you.